इधर आइए। सर इधर देखिए। ये तो पुराना नोट लगता है, हटाओ ईंटा सब। खोलो इसे। ये तो पुराने नोटों का जखीरा लग रहा है, पूरा टकसाल लगा है यहाँ पर। बाकी कपूरे निकालो। – 2016 नोटबंदी के बाद से ये नोट यहीं पे छुपाया गया है। साहब, सर ये हाथ देखकर तो लगता है किसी आदमी की लाश है। और लाश को यूकेलिप्टस के पत्ता से ढका है ताकि बदबू ना आए। पर ये लाश किसकी हो सकती है सर? साहब 1.5 साल पहले मिथिलेश तिवारी यहाँ से गायब हुए रहे और वो इसी एरिया के रहे। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए इस कदम ने उन लोगों के तो होश ही उड़ा दिए जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से कैश यानी कि काला धन जमा कर रखा था। 500 और 1000 के नोट बंद होते ही इन सब की काली कमाई महज कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गई। कानून की नजरों से बचने के लिए कुछ लोगों ने अपने रुपयों को आग लगा दी, कुछ ने नोटों के ढेर पानी में बहा दिए, कुछ ने हेराफेरी की, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गुप्त तरीके से इस काले धन को छिपा दिया। इस फैसले का इतना व्यापक असर हुआ कि अब भी गाहे बगाहे पुराने नोट बरामद होते रहते हैं। यहां भी पुलिस को भारी मात्रा में पुराने नोट मिले हैं, लेकिन पुराने नोटों की इस खेप के साथ साथ एक सड़ी गली लाश भी मिली है। अब सवाल यह है कि तकरीबन 1.5 साल पुरानी ये लाश किसकी है और मिथिलेश तिवारी नाम के एक शख्स की गुमशुदगी का इस लाश से क्या ताल्लुक है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा, यानी कि 2013 में।
प्रणाम चाचा जी। चाची प्रणाम। अरे लगता है नींद डिस्टर्ब कर दिया हम तुम्हारी। हाँ, अरे पिछले 3 साल से जो तुम हमारी नींद खराब किया उसका क्या? कल 2 दिसंबर है, दोपहरिया में सेशन कोर्ट में हमारा तारीख है। हर बार की तरह इस बार भी तुमसे गुजारिश है, अपने बयान से पलट जाइए बस। अरे बोल दीजिए ना कि अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं। लल्लन, तुम चाहे जितनी तिकड़म लगा लो, लेकिन हम वही कहेंगे जो हम अपनी आंख से देखे हैं। तुम्हारी ये धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अरे वो लड़की भी यही सोची थी कि हम उसका धमकी दे रहे हैं। अरे बहुत बार विनती की कि शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं मानी, मार दिए ससुरी को हम। इसलिए आपसे भी विनती कर रहे हैं हम, जो कह रहे हैं मान लीजिए। नहीं तो क्या कर लोगे? ठोक देंगे तुम्हें। अरे जितना भी पीतल है ना इस बंदूक में, सबरी तुम्हारी खोपड़िया में उड़ेल देंगे हम, वो भी भरी अदालत में। पहले ये खून का इल्जाम हमारे ऊपर है, अरे दूसरा और सही। अरे चाची समझाइए इनको, नहीं तो जाएंगे ये। प्रणाम। सगा भतीजा है तुम्हारा, जेल भिजवाओगे का? तो क्या करें? कोई चोरी चकारी नहीं किया है, खून किया है, खून। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। काहे नहीं मृदुला मैम से एक बार बात कर लेते हैं। अरे वो पुलिस प्रोटेक्शन दिला सकती है। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, टाइम मिलेगा तो हम बात कर लेंगे मृदुला जी से। ठीक है, चलो हम जा रहे हैं। बात मैडम नमस्कार। अरे मिथिलेश यहाँ। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ा देर हो गई, वो ट्रैफिक बहुत था ना। अरे कोई नहीं, आप देरी से नहीं, दरअसल मैं ही जल्दी आ गई थी। मिथिलेश जी वही खाता चेक कर रहे थे, क्या बात है? 20-25 दिनों से किसी का ही पेमेंट नहीं आया। असल में नोटबंदी हो गई ना, तो मार्केट में कैश ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, क्लाइंट से लगातार संपर्क करते रहें ताकि लोगों का पैसा जल्दी आ सके। हाँ मैडम, मैं एक दिन छोड़ के फोन करता रहता हूँ उन लोगों को। चलिए अच्छा है ये तो। मैडम हाँ वो एक बात करनी थी आपसे। लल्लन आया था सवेरे घर में और जान से मारने की धमकी दे रहा था। अरे ऐसे कैसे धमकी दे सकता है? हमारे होते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है मैडम। ठीक है, प्रणाम। अरे प्रणाम बेटा, खुश रहो। क्या बात है आज सुबह सुबह? कुछ नहीं, वो पापा घर पे चश्मा भूल गए थे तो देना आए थे। भला ऐसा कोई दिन गया है कि मिथिलेश जी कोई चीज ना भूलो? मैडम मेरा ये भूलने की आदत भी जो है ना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। प्रणाम। खुश रहो। हाँ बताओ। अरे यार गाड़ी नंबर हम तुमको फोन करके बता देंगे ना, जो माल भेजेंगे तो। और 100 का 60 चाहिए हमको माल, ठीक है? अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? दिमाग में भूसा भरा क्या तुम्हारे? कहाँ हो मिथिलेश भैया, निकल रहे हैं क्या? हाँ राघव भैया, अब समय तो हो गया है। नहीं लेकिन आप कहें तो हम रुक जाएं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक के क्या करेंगे? अरे हम है ना, सारा काम कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है राघव भैया, आप भी जो है आलू आलू लदवा के घर चले जाइएगा, रुकने से क्या फायदा है? अरे अब रात में कहाँ जा पाएंगे, आलू लदवाने में पूरी रात चली जाएगी। ठीक है राघव भैया, निकलते हैं, और कोई दिक्कत तो फोन कर लीजिएगा। अरे बिल्कुल मिथिलेश बाबू, बिल्कुल। ठीक है चलिए चलिए चलिए।
अरे टिफिन तो गोदाम में ही रह गया, अब वो चिल्लाएगी। ये भूलने की आदत भी जो है ना मेरी, बड़ी आफत खड़ी कर देती है। अब क्या करें? शिवम बेटा, देखना कब से फोन लगा रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है तेरे पापा को। लल्लन आया था सुबह, धमकी देके गया है। जी बहुत घबरा रहा है, तू जाके देखना तेरे पापा गोदाम से निकले कि नहीं निकले। ठीक है, हम जाते हैं। जल्दी जा। मिथिलेश जी आप, लेकिन आप तो घर चले गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? ये नोट तो बंद हो चुके हैं ना? तो इन बोरियों में भर के कहाँ भेज रहे थे आप? कहाँ बे हैं? कौनो सीबीआई का इंस्पेक्टर है का जो इतने क्वेश्चन पूछ रहा है? अपने काम से काम रख, निकल। और अगर ये बात किसी को पता है तो इसी आलू की बोरी में डाल के सी देंगे, समझे? राघव बाबू, कान खोल के सुन लो एक बात, जब तक हम यहाँ हैं कोई काला बाजारी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो क्या करोगे बताओ? मारोगे हमको? मारो, हम भी देखते तुम कैसा। मारो ना हमको, मारो मारो मारो, एक बार हाथ लगा के दिखाओ, हम तुमको बताते हैं। आस्तीन के सांप, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे तुम्हारे बड़े भैया ने तो घर से बेघर किया, अब तुम क्या जेल भिजवाओगे? ये है हमारा सगा देवर जो अपने ही धंधे में काला बाजारी कर रहा है। भाभी हम वो लालच में आ गए थे भाभी, हम कोई गलत काम नहीं किया। चुप, एक शब्द भी और बोला ना तो देंगे एक और। निकल जा यहाँ से, निकल जा। आज के बाद अपनी ये सूरत भी मत दिखाना मुझे। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कह देंगे अम्मा जी से कि तुम्हारा छोटा बेटा भी मर गया है। निकल जा यहाँ से। अच्छा हुआ जो आपने हमें एन वक्त पर फोन करके बुला लिया, नहीं तो ये तो हमारी 15 साल की मेहनत पर पानी फेर देता। हेलो, हाँ दरोगा जी, मृदुला जोशी बोल रहे हैं। आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप हमारे गोडाउन में आ जाइए। जी मैडम, अरे पुलिस को काहे फोन कर दिया? कहीं पुलिस आई और राघव बाबू को पकड़ के ले गई तो? किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और वैसे भी ये पैसे भी तो पुलिस के हवाले करने होंगे। आप जाइए, हम ये सब निपटा कर आते हैं। नहीं मैडम, मैं रुकता जब तक वो लोग आते हैं। नहीं, आप जाइए, हम देखते हैं ये सब। कहा हूँ मिथिलेश बाबू, बहुत ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है, हैं? ए शिवम, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये लीजिए भाई साहब, 15 हाँ ये 15 और ये रहे 15 आपके। जी। गुप्ता जी को हमारी तरफ धन्यवाद कहिएगा कि ऐसे मौके पे भी उन्होंने जो है पैसे दे दिए टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, जरा एक मदद चाहिए थी। जी बताइए। असल में अपना फ़ोन भूला है वहीं, तो ज़रा एक फ़ोन करना था। हाँ हाँ जी। 96 99 134। हेलो, हाँ मैडम, हम मिथिलेश बोल रहे हैं सुल्तानपुर से। हाँ पैसा मिल गया है। ठीक है, आप आ जाइए। बस हम निकलते हैं मैडम।
ये लीजिए भाई साहब, धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और गुप्ता जी को हमारा नमस्कार कह दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मन बहुत घबरा रहा है साहब। सुबह के निकले हुए और सुल्तानपुर से यहाँ का रास्ता बस 2 घंटे का है। कुछ फोन वोन किए थे? जी हमें किए थे। कितने बजे? यही सुबह के करीब 10 बजे। कह रहे थे 2 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। कितना पैसा लेके लौट रहे थे? 30 लाख। 30 लाख? कहीं कोई डकैती तो नहीं? हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो सुबह ही पता चलेगा। सुबह तक क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? दरोगा जी, हो सके तो आज रात ही मालूम करने की कोशिश कीजिए ना। क्या पता रास्ते में कोई दुर्घटना घटी हो या किसी ने अस्पताल पहुंचाया हो। हम आसपास के सभी अस्पतालों में खबर भिजवा देंगे। कोई फोटो वोटो लाई है? जी हाँ। कौन से रंग का कपड़ा पहने थे? आसमानी कलर का बूसट और काला पैंट। ठीक है। वैसे तो रात को हम लोग हाईवे पेट्रोलिंग करते ही हैं। रात में अगर कुछ नहीं मिलता है तो सुबह आसपास के एरिया में भी चेक करेंगे, और कुछ मिलता है तो आप लोग को इत्तला करेंगे। ठीक है साहब, कोशिश कीजिए साहब। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप लोग घर जाइए। सर इधर आइए। मोटरसाइकिल तो वही लग रही है। सर ये नंबर वही तो उसने लिखवाया था। चलो तुम लोग फाइल जाओ और तलाशी लो, चलो। काला पैंट और आसमानी शर्ट, यही बताया था ना? यस सर, ये मिथिलेश का ही हो सकता है सर। पहली नज़र में तो ये मामला एक्सीडेंट का लगता है। हो सकता है मिथिलेश जी की बाइक स्लिप हो गई हो, गिर गए हो, बेहोश हो गए हो, और चूंकि आसपास का एरिया जंगल से घिरा हुआ है तो कोई जंगली जानवर बॉडी ले गया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर आपको पैसों से भरा बैग मिला? नहीं, बैग तो नहीं मिला हमें। तो क्या सर पैसों से भरा बैग भी जानवर ले गए? सर हो सकता है किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की हो, पैसे लेके भाग गया हो। लेकिन ऐसा करेगा कौन? सर लल्लन और राघव। सर खून का इल्जाम है लल्लन पर। पापा इकलौते चश्मदीद गवाह है। कल ही पापा की कोर्ट में गवाही होने वाली थी सर, और कल से पापा को कुछ पता नहीं चल रहा है। और राघव? सर राघव बंद किए गए नोट की कालाबाजारी करता है। सर पापा ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। लल्लन और राघव दोनों ने पापा को धमकी दी थी। चुपचाप बता दे, कैसे मारा मिथिलेश जी को? कहाँ है वो?
कि बड़ा बड़ा आंखें करके कि खून का इल्जाम हम पे लगाना चाह रहे हो का? अरे पहले ये बताइए कि जिसका खून हुआ है उसकी बॉडी साड़ी कहाँ है? अरे मिथिलेश जी की लाश कहाँ है? और बिना लाश के खून का इल्जाम? सस्पेंड होना चाहते हैं का? अब दरोगा जी मेरा हाथ हटाइए, नहीं तो विधायक जी से कह के लाइन हाजिर करवा देंगे तुम्हारी। प्रणाम। सर, राघव का पता चल चुका है सर। लखनऊ में कहीं पर रह रहा है वो। आप आदेश करें तो उठा लो उसको। कोई फायदा नहीं विनय, जब तक इस मिथिलेश की लाश नहीं मिल जाती ना, तब तक कोर्ट से इस राघव और लल्लन का रिमांड भी नहीं मांग सकते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये मिथिलेश जिंदा है तो कहाँ है, और अगर मर चुका है तो इसका लाश कहाँ है। पूरा 1 महीना हो गया शिवम के पापा की ना कोई चिट्ठी, ना ही कोई संदेश। आप चिंता मत कीजिए, मिथिलेश जी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। चिट्ठी। किसकी है? पता नहीं। हाँ, पापा की। पापा की? पढ़। मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मेरी फिक्र मत करना, मैं सही सलामत हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं इस वक्त कहाँ हूँ ये नहीं बता सकता, मगर बहुत जल्द तुम दोनों को अपने पास बुला लूँगा। फिर हम तीनों एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। मेरी चिट्ठी के बारे में और मेरा जिंदा होने के बारे में किसी को मत बताना, पुलिस को भी नहीं। फ़ोन नहीं कर सकता, लोगों को मेरे ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा। बीच बीच में चिट्ठी लिखता रहूँगा। मिथिलेश तिवारी। ये हैंडराइटिंग आपके पिताजी की है? जी हाँ, हैंडराइटिंग पापा की। देखिए, चिट्ठी से तो ये लगता है कि आपके पिताजी 30 लाख रुपए का गबन करके भाग गए। नहीं नहीं दरोगा जी, हमारा मन नहीं मानता कि मिथिलेश जी पैसों के लिए अपना ईमान खराब करेंगे। मृदुला जी, पैसा अच्छों का ईमान खराब कर देता है। ये गबन करने के लिए मिथिलेश तिवारी ने प्लान बनाया। अपनी बाइक जंगल में फेंक दी ताकि एक्सीडेंट लगे, अपने कपड़े फाड़ दिए, उस पर खून लगा दिया ताकि लगे मौत हो गई है, और अगर पुलिस शक भी करेगी तो राघव और लल्लन पे। और मिथिलेश जी बड़े आराम से ये 30 लाख रुपए लेके ऐश कर रहे हो। नहीं साहब, कुछ भी हो जाए मेरे पति बेईमानी नहीं कर सकते हैं। सर, जो आदमी सच्चाई के खातिर अपनी जान दांव पे लगा सकता है, वो पैसों के लिए अपनी ईमान नहीं बेच सकता। सर, 2 दिसंबर 2016 को मिथिलेश तिवारी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और उसके बाद 1.5 साल बीत जाने पर भी पुलिस उनका कुछ पता नहीं लगा पाती है। एक हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह होने की वजह से मिथिलेश का भतीजा लल्लन उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था। पुराने नोटों की हेराफेरी में लिप्त राघव को रंगे हाथों पकड़ लेने की वजह से मिथिलेश उसके निशाने पर भी थे। पुलिस ने मिथिलेश तिवारी को ढूंढने की भरसक कोशिश की, लेकिन 1 महीने बाद मिथिलेश की ओर से आई एक चिट्ठी ने इस केस को और उलझा दिया। अब तक जिस गुमशुदगी में हत्या की संभावना जताई जा रही थी, इस चिट्ठी के सामने आते ही यह माना जाने लगा कि मिथिलेश 30 लाख रुपए लेकर अंडरग्राउंड हो चुका है। लिहाजा पुलिस ने भी इसे एक नया एंगल मानकर आखिरकार केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मिथिलेश के गायब होने के 1.5 साल बाद अचानक इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। सर, इधर आइए। ये तो पुराने नोटों का जखीरा लग रहा है, पूरा टकसाल लगा है यहाँ पर। बाकी कपूरे निकालो। साहब, ये हाथ देखकर तो लगता है किसी आदमी की लाश है। 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ मिली ये लाश कहीं मिथिलेश तिवारी की ही तो नहीं है? इस सवाल का जवाब अब डीएनए रिपोर्ट पर टिका है, और ये डीएनए रिपोर्ट आपके सामने एक बेहद हैरान कर देने वाला सच रखने जा रही है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो लाश हमें ईंट के भट्टे से मिली है, वो आपके पिताजी मिथिलेश तिवारी की नहीं है।
पिछले 1.5 साल में और कितनी चिट्ठियाँ आई आपके पिताजी की? सर शुरू में 3 चिट्ठी आई थी, उसके बाद से अभी तक 15 महीने हो गए सर, कोई अता पता नहीं है। अरे इतना बड़ा प्रशासन एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहा। अरे जिंदा है तो कह दो कि जिंदा है, मर गए तो बोल दो कि मर गए, ताकि मैं अपनी उम्मीद तो तोड़ दूं। पिछले 1.5 साल से मैं ये बोझ लेके घूम रही हूँ अपने सर पे। कहीं मेरे पति 30 लाख का गबन तो नहीं किया है? मिल जाए तो ये गबन का इल्जाम तो छूटे मेरे सिर से। सिर उठा के तो जियो, इज्जत की जिंदगी तो जियो। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ईंट के भट्टे से जो लाश मिली है उसकी मौत जनवरी 2017 के पहले हफ्ते में हुई है। जो मिसिंग लोग की डिटेल्स मंगाई थी वो आ गई है? यस सर, आ गई है सर। दिखाओ। सर उस दौरान टोटल 4 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एक तो मिथिलेश जी, जिनका डीएनए लाश से मैच नहीं करता, और सर दूसरी रिपोर्ट एक लड़की की है जिसकी लाश मुंबई से बरामद कर ली गई, और सर ये बूढ़े आदमी की मिसिंग की रिपोर्ट थी जिसकी लाश बरामद हो चुकी है, और चौथा ये है सर जो अभी तक मिसिंग है। ये वही हो सकता है सर। कौन है ये मृदुला जी का ड्राइवर है सर। मृदुला जी का ड्राइवर? देखिए घबराइए नहीं, हम सिर्फ ये पता करने आए हैं कि अभिमन्यु मिश्रा आपके क्या लगता है? जी वो हमारे पति थे साहब। अच्छा, कब से गायब है आपके पति अभिमन्यु? करीब 1.5 साल से साहब। अच्छा, आखिरी बार किसके साथ देखा था, किसके साथ गए थे, कुछ याद है? जी राघव बाबू के साथ गए थे, कह रहे थे कि शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन लौट के नहीं आए साहब। देखिए हमें आपके बच्चे का डीएनए सैंपल चाहिए। हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि ये लाश आपके पति अभिमन्यु मिश्रा की है। सर रुकिए सर। सर बच्चे के डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है सर, और ये लाश के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब लाश मृदुला के ड्राइवर अभिमन्यु मिश्रा की ही है। ओके सर। और वो ईंट का भट्टा किसका है? राघव का ही है सर। इस राघव पे नजर रखनी पड़ेगी। ला भैया हमारा आइटम। ये पकड़ो। इंस्पेक्टर यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस। क्या लेके गया है? सर इंजेक्शन लेके गया। किस चीज का? जी नींद का। इतना सारा? हर महीने ले जाता है सर। चलो चलो। इस राघव ने बहुत सारे राज छुपा रखे अपने अंदर। धर लें सर। अभी नहीं, पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। सर्च वारंट निकाल, तब नापते इसको। ओके सर। चल।
क्या हाल है मिथिलेश जी? आपकी खातिरदारी में कोनो कसर तो नहीं रह गई? राघव भैया, घर जाने, हमारे बीवी बच्चों के पास जाने तो। अरे इतनी जल्दी क्या है आपको? पहले जो है आपके ईमानदारी के जो कीड़े हैं, पहले उनको तो खत्म कर दे, फिर चले जाइएगा। दरोगा, अपनी अम्मा का घर समझते घुस जा रहे हो? क्या परेशानी है तुमको? राघव का है। राघव से बाद में मिलना, पहले उसकी अम्मा से तो निपट लो। आप राघव को बुलाएंगे? काहे? आप राघव को बुलाएंगे या नहीं? ए रघुआ, ए मृदुला, देख तो दरोगा जी को क्या परेशानी है। दरोगा जी, आप यहाँ? अभी कुछ दिन पहले राघव के ईंट के भट्टा से बहुत सारा पुराना नोट और एक लाश मिला है। लाश? रुपया हमारा ईंट का भट्टी से? जी, तुम्हारा ईंट के भट्टा से। और जितना भी नोट मिला है सब पुराना नोट है, 500 और 1000 का गड्डी। और जो लाश मिला है वो आपके ड्राइवर अभिमन्यु का है। अभिमन्यु? लेकिन वो तो काफी दिनों से लापता था। किसने मारा उसे? आपको कैसे पता उसको किसी ने मार दिया? हमने तो यही कहा था कि हमको एक लाश मिला। वो हमने तो बस ऐसे ही अनुमान लगा लिया था। आप हमें काहे ऐसे देख रहे हैं? हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है, आपके घर का तलाशी लेना होगा हमें। कहाँ है? तलाशी काहे करोगे? हमने घर में कुछ ऐसा ना है। विनय, यस सर, तलाशी लो, चलो। सर देखिए, हम मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत शक कर रहे हैं हम पे। जब कोई गलत काम किए नहीं है तो तलाशी को रुकवाना चाहते हैं? हमको चोरों उचक्का है क्या? रोकिए उन्हें। सर, यहाँ आइए सर। यहाँ आइए सर, देखिए। क्या हुआ? सर ये ताला लगा हुआ है और अंदर से कुछ आवाज आ रही है। क्या अंदर? कुछ नहीं है साहब। से ताला खोलिए। अरे हम भूल रहे हैं साहब, कुछ नहीं है। खोलिए नहीं, तोड़ देंगे। चाबी दीजिए, दीजिए चाबी। इसको कहाँ बांध के रखे हैं कमरे में? वो भी ताला लगा के। बहुत खतरनाक जानवर है साहब, खुला छोड़ दे तो काटे फिरता है। कल मेडिकल स्टोर से बहुत सारा नींद का इंजेक्शन लिए थे। किसके लिए लिए थे? बबलू के लिए साहब। कौन बबलू? हमारा कुत्ता साहब, इसको नींद का इंजेक्शन देना पड़ता है। हो गई तसल्ली दरोगा जी। ना तो यहाँ कोई गैर कानूनी काम होता है और ना ही हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं। आइंदा हम पर ऐसा शक करने से पहले 10 बार सोचिएगा। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। क्या है यहाँ पर? दिखाइए। अरे क्या है यहाँ पर? कहाँ जा? अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं साहब? अरे क्या है यहाँ पर?
मिथिलेश जी, इनकी सच्चाई का, ईमानदारी का ये बदला दिया आपने। 1.5 साल से जुल्म ढाते रहे। क्या बिगाड़ा था आपका? बताइए मिथिलेश जी, कैसे पहुंचे आप इनके चंगुल में, और वो 30 लाख रुपया क्या हुआ? 2 दिसंबर को सवेरे 10 बजे के आसपास हम गुप्ता जी के यहाँ से 30 लाख रुपए लेके अपनी मोटरसाइकिल से निकले तो लल्लन अपनी गाड़ी से मेरा पीछा करने लगा। उसने मेरे ऊपर गोली भी चलाई साहब, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी साहब कि मैं बच गया। उसके बाद मैं सीधा मृदुला जी के घर पहुंचा। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मैंने जो देखा शायद मुझे वो नहीं देखना चाहिए था। क्या कह रही थी कल रात कि शक्ल मत दिखाना अपनी, निकल जाओ यहाँ से। तुमको अपनी बाहों से निकलने देंगे तब निकलोगे ना, ऐसे ही नहीं जाने देंगे तुम्हें। परमानेंटली कैद किया है तुम्हें। ये दोनों समझ गए थे कि मुझे इनके नाजायज संबंध और नाजायज कारोबार के बारे में सब पता लग चुका है। राघव नहीं चाहता था कि हम पुलिस के सामने जाके अपना मुंह खोलें, इसलिए हमको मार देना चाहता था, लेकिन मृदुला जी ने उसको रोक दी। राघव छोड़ इसे, हम इसे नहीं मारेंगे। अगर इसे मारे ना तो इसकी लाश ठिकाने लगाने में बहुत परेशानी होगी और फिर पुलिस भी हम तक पहुंच सकती है। उसके बाद इन दोनों ने मुझे कैद कर लिया। हमारी मोटरसाइकिल फैजाबाद और सुल्तान के बीच एक जंगल में फेंक आए ताकि ऐसा लगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक बात और समझ में नहीं आई, तुम दोनों ने अपने ड्राइवर अभिमन्यु क्यों मारा? मिथिलेश जी की चिट्ठियाँ हम अलग अलग जगह से पोस्ट करवाते थे ड्राइवर के हाथ। आखिरी चिट्ठी दिल्ली से पोस्ट करवानी थी और ड्राइवर ने वो चिट्ठी पढ़ ली। राघव ने गुस्से में आकर ड्राइवर को मार दिया। इसी दौरान हमारे पास काफ़ी सारे नोट इकट्ठे हो गए थे और हमने नोट और ड्राइवर की लाश को ईंटों के ढेर में छुपा दी। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुम दोनों ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। लेके जाओ दोनों को। मिथिलेश तिवारी को 1.5 साल तक जिंदा लाश की तरह कमरे में कैद रखा गया। यातनाओं का इतना लंबा सिलसिला इस अपराध का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू है। वो औरत जिस पर मिथिलेश के कई एहसान थे, जिसकी नौकरी करते हुए मिथिलेश ने कभी ईमानदारी और मेहनत के साथ समझौता नहीं किया, उसी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। देवर के साथ अवैध रिश्ता रखने वाली और अवैध धंधा चलाने वाली मृदुला जोशी इंसान कहलाने लायक नहीं है। मृदुला और राघव पर किडनैपिंग, बंधक बनाकर रखने, आपराधिक साजिश करने और हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 363, 343, 120B और 302 के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा भारी मात्रा में पुराने नोट बरामद होने के कारण इन पर स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 के तहत भी कार्यवाही होगी। तय समझिए कि अब इन दोनों की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। इतनी लंबी प्लानिंग के बावजूद अपराधियों का पकड़ा जाना एक बार फिर से साबित करता है कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून की जकड़ में आ ही जाते हैं। सतर्क रहिए। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान।